Guys, welcome to my YouTube channel, virtual lecture hub. Now we are starting our lecture number 6. In lecture number 6 हमारे पास सबसे पहला जो टॉपिक आता है वो है HTML ब्लॉक एलिमेंट. ठीक है, HTML ब्लॉक एलिमेंट्स क्या होते हैं. HTML ब्लॉक एंड इनलाइन एलिमेंट में क्या डिफरेंस होता है. ठीक है, HTML ब्लॉक एलिमेंट आर डिफाइंड विद अ ब्लॉक लेवल एलिमेंट और आ इनलाइन एलिमेंट. ठीक है, कि वो ब्लॉक लेवल पे जो एलिमेंट हमारे पास डिफाइन होते हैं वो ब्लॉक एलिमेंट होते हैं. एंड ब्लॉक लेवल एलिमेंट नॉर्मली स्टार्ट एंड एंड विद अ न्यू लाइन. ठीक है, कि हमेशा वो जो हमारे पास होते हैं जो फुल लाइन घेर रहे हैं. ठीक है, अगर बेशक मैंने एक हेडिंग लिखी है, लाइक हेडिंग, पैराग्राफ, यूएल एंड टेबल टैग, ये सब होते हैं ब्लॉक लेवल होते हैं. ये ब्लॉक लेवल इस तरह काम कर रहे होते हैं कि अगर मैंने एक हेडिंग लिखी है और बेशक उसमें एक वर्ड था, लेकिन फिर भी वो क्या लेते होते हैं, फुल लाइन की विड्थ जो होती है वो बैकग्राउंड पर ले रहे होते हैं. इसके लिए इन्हें ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स होते हैं वो कहते होते हैं. और फिर इसके बाद इनलाइन एलिमेंट आर नॉर्मली डिस्प्ले विदाउट अ लाइन ब्रेक. ठीक है, जो इनलाइन एलिमेंट होते हैं वो लाइन ब्रेक के बगैर डिस्प्ले हो जाते हैं. इसमें जो एग्जांपल आती है वो बी टैग हो गया, टीडी टैग हो गया, एंकर टैग हो गया और इमेज टैग हो गया. ये सब क्या होते हैं, हमारे पास ब्लॉक लेवल इनलाइन एलिमेंट्स की जो है वो एग्जांपल होती है. एग्जांपल देखते हैं इसको हम करते किस तरीके से होते हैं. तो हम अपना VS कोड ओपन करें और VS कोड में अगर हम एक कोड लिखते हैं, ठीक है, तो हमने डिफरेंट जो हमारे पास ब्लॉक एलिमेंट्स है, ठीक है, हम वो लिखते हैं. ठीक है, लाइक हमने पढ़ा पैराग्राफ टैग हो गया, हेडिंग टैग हो गया, ठीक है, ऑर्डर लिस्ट हो गई, ये सब हमारे पास क्या होते हैं, ये हमारे पास ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स होते हैं. ठीक है, आप जब इनको रन करेंगे तो फिर आपको पता चलेगा कि ये किस तरीके से आपको ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स जो है ये कहला रहे हैं. ठीक है, और इनलाइन में और ब्लॉक में क्या फर्क होता है ये तभी हमें पता चलता है जब इसको हम इन बैकग्राउंड पे हम लोग इसको रन करके देखते हैं कि किस तरीके से ये हमें ब्लॉक बता रहा है. ब्लॉक का हमने क्या किया था कि जो हमारे पास एक सेपरेट लाइन में नहीं करता. ठीक है, अब हम इसको रन करते हैं. डिफरेंट जो हमने लिखे थे वो सब रन होके आ रहे हैं. ठीक है, अब मैं अगर यहाँ पे राइट क्लिक करती हूँ अपने इस पे और यहाँ पे इंस्पेक्ट पे क्लिक करती हूँ. ठीक है, तो आप जैसे इसको इंस्पेक्ट पे क्लिक करोगे तो आपके पास जो डिफरेंट एलिमेंट है वो शो हो रहे होंगे. ठीक है, कि जो हमारे पास डिफरेंट एलिमेंट है. अब जिस तरह मैंने अब यहाँ पर अगर ये मैंने किया है तो ये देखिए कि सब ब्लॉक लाइक एलिमेंट किस तरीके से आपको शो कर रहे हैं. ठीक है, कि अब मैंने यहाँ पे इसको किया, देखो पैराग्राफ वाला, अब मैंने लिखा हुआ तो पैराग्राफ में ये देखिए यहाँ से यहाँ तक टेक्स्ट है ना, लेकिन देखिए बैकग्राउंड पे किस तरह पूरी लाइन की जो विड्थ है वो ले रहा है आपके पास. ठीक है, इसी तरीके पास जो हमने पहला हेडिंग टैग लिखा था, ये डिव टैग, वो भी बैकग्राउंड पे क्या है, पूरी जो लेंथ है वो आपकी ले रहा है. ठीक है, इस तरह ये हेडिंग टैग हो गया आपके जो लिस्ट आइटम थे, ये देखें ये भी बैकग्राउंड पे पूरे जो हैं वो आपके पास फुल लेंथ जो है वो आपकी ले रहे हैं. ठीक है, इसी तरह जो आपके सेक्शन टैग है वो भी ब्लॉक लाइन एलिमेंट है, बिकॉज वो क्या है, बैकग्राउंड पे पूरी विड्थ लाइन की ले रहा है. बेशक आपका टेक्स्ट जो है वो यहाँ से यहाँ तक आ रहा है लेकिन वो बैकग्राउंड पे ले रहा है, जबकि इनलाइन एलिमेंट होते हैं वो उतनी ही विड्थ लेते हैं जितनी उनको चाहिए होती है. ठीक है, तो इन दोनों में ये फर्क आता है. नेक्स्ट हम आगे चलते हैं. डिव टैग क्या होता है. ठीक है, डिव टैग होता है एलिमेंट इन अ ब्लॉक लेवल एलिमेंट दैट कैन बी यूज एज अ कंटेनर फॉर अदर HTML एलिमेंट. ठीक है, डिव टैग क्या होता है, आपके पास एक वो HTML एलिमेंट होता है जो कि एज अ कंटेनर काम कर होता है. लाइक आप समझ लो कि आपके घर में एक डिब्बे होते हैं, कंटेनर्स होते हैं ना, आप उनके अंदर बहुत सारी चीजें रखते हो. ठीक है, तो इसी तरह डिव एलिमेंट भी जो होता है हमारे पास HTML में यही काम कर होता है कि हमारे पास जो डिफरेंट एलिमेंट्स होते हैं हम एक डिव के अंदर उसको एक डिब्बे के अंदर बंद कर देते हैं ताकि हम लोग उसको एक ही ब्लॉक लेवल पे स्पेसिफाई कर सके. ठीक है, नेक्स्ट आगे हम चलते हैं. हमारे पास स्पैन एलिमेंट क्या होता है. स्पैन एलिमेंट इज एन इनलाइन एलिमेंट दैट कैन बी यूज एज अ कंटेनर फॉर टेक्स्ट. ठीक है, डिव और स्पैन में क्या फर्क है, दोनों कंटेनर है, दोनों एलिमेंट को अपने अंदर रखने के लिए यूज होता है, लेकिन दोनों में क्या फर्क है कि जो स्पैन एलिमेंट होता है वो इनलाइन एलिमेंट्स होते हैं, जबकि जो हमारे पास डिव एलिमेंट होता है वो क्या होता है, हमारे पास ब्लॉक एलिमेंट होता है. ठीक है, ब्लॉक यानी कि वो फुल विड्थ ले रहा है पीछे, और ये क्या है, ये सिर्फ नेक्स्ट लाइन स्टार्ट करता है. ठीक है, इसके लिए इसको हम यहाँ पर यूज कर रहे होते हैं. HTML लेआउट. ठीक है, HTML लेआउट तो पढ़ोगे तो आपको डिव एलिमेंट की जो वो समझ आ जाएगी. HTML लेआउट इस तरीके से होता है कि आपने डिफरेंट जो हमारे पास बॉडी टैग के अंदर हम लोग क्या यूज करते होते हैं, अक्सर जो हमने अपना डाटा लिखना होता है ना, उस डाटा को हम क्या है हमेशा एक डिव के अंदर रखते होते हैं. ठीक है, जैसे यहाँ पे हेडिंग टैग को किसके अंदर रखा गया है, एक इस डिव के अंदर रखा गया. फिर नेक्स्ट डिव बनाई गई है जिसके अंदर BI टैग और ये सारा हमारे पास जो है वो टेक्स्ट जो है वो लिखा गया है. ठीक है, फिर उसके बाद सिंपल ये डिव स्ट्रक्चर के अंदर आपके पास जो है वो सारा डाटा रखा जा रहा है. अब इसको हम करते हैं प्रैक्टिकल ताकि आपको समझ आ जाए कि इसको हमने कैसे रन करना है. ठीक है, देन आप ये यहाँ पर आए, हम यहाँ पर इसको रेस करते हैं एंड नेक्स्ट करते हैं. हमने एक डिव बनाई, एक डिव के अंदर हमने क्या कर दिया, ये अभी आपको इसकी समझ नहीं आएगी कि ये क्या है. ठीक है, इसको हमने एक आईडी एट्रीब्यूट दी हुआ है हेडर के नाम से, आप इसको रिमूव कर दो. सिंपल आप ये लिखो, एक डिव लिखी, यहाँ से भी हम इसकी जो आईडी है वो रिमूव कर देते हैं ताकि आपको इजीली अंडरस्टैंडिंग हो सके. ठीक है, और ये सेक्शन आईडी, ये एक और हमने डिव बनाई. ठीक है,
इस div के अंदर एक हमने heading रख दी, ठीक है, और इस div का हमने closing tag बना दिया, ठीक है। हमारे पास ये आ गई div का एक closing tag आ गया, ठीक है। अब हमने क्या किया, यहाँ पे body tag के अंदर हमने 3 तरह की divs बनाई है, ठीक है। एक div है जिसके अंदर हेडिंग रखी है, दूसरी div है जिसके अंदर हमने ये BR टैग लगा के 3 रखे हैं, फिर उसके बाद नेक्स्ट div बनाई है जिसमें हमने एक और हेडिंग रखी है, ठीक है। अब इसको हम आके देखते हैं, तो यहाँ पर आप देखें, पहली जो div है वो क्या है, ये इतनी स्पेस जो है आपके बॉडी पे ले लिया। दूसरी div जो हमने रखी थी वो उसको आप देखें तो वो क्या है, ये इतनी स्पेस ले रही है, ठीक है। आपने जो भी लिखा है वो इतना स्पेस ले रहा है। एंड जो नेक्स्ट जो है वो आपके पास जो हमने थर्ड div के अंदर जो रखा था हेडिंग 1 को, वो इस तरीके से ले रहा है, ठीक है। ये सारी इंफॉर्मेशन आपको ये यहाँ पे भी साइड पे सारी शो हो रही होगी, ये कौन सी div है, इसका कलर क्या है, इसका फॉर्मेट क्या है, तो आपको सारी इंफॉर्मेशन ये यहाँ पे शो हो रही होती है, ठीक है। हम आगे नेक्स्ट चलते हैं कि आगे हमें नेक्स्ट क्या करवाया गया, ठीक है। नेक्स्ट हमें बताया गया है CSS, ठीक है। CSS स्टाइल शीट होती है, ये हम पढ़ चुके हैं और आगे हम पढ़ेंगे इसके बारे में, स्टाइल का क्रिएटिंग स्टाइल, तो वहाँ पे आपका कवर हो जाएगा। फिर HTML टेबल लेआउट्स, ठीक है, ये भी आप पढ़ चुके हो कि HTML के टेबल कैसे होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अब हम आगे चलते हैं आई फ्रेम्स, ठीक है। आई फ्रेम्स किसके लिए होते हैं, जो आई फ्रेम्स आपके पास होते हैं आपके जब आप अगर अपने HTML डॉक्यूमेंट अगर आप गूगल मैप दिखाना चाहते हो या फिर किसी और वेबसाइट से आप वहाँ का इमेज उठा के दिखाना चाहते हो या फिर आप किसी और वेबसाइट ही का लिंक जो है अपनी वेबसाइट पर देना चाहते हो, तो ऐसी सिचुएशन में आपके पास क्या यूज होते थे, आई फ्रेम्स यूज होते थे। आई फ्रेम टैग जो होता है वो स्पेसिफाई एंड इनलाइन फ्रेम, ठीक है, वो एक इनलाइन फ्रेम को हमारे पास बता रहा होता है। इनलाइन फ्रेम इज यूज्ड टू एम्बेड अनदर डॉक्यूमेंट विद द करंट HTML डॉक्यूमेंट, कि अदर डॉक्यूमेंट को आपके HTML डॉक्यूमेंट में डालने के लिए ये यूज हो रहा होता है। अब इसका जो सिंटैक्स है वो आप देख लें, सिंपल आई फ्रेम लिखा, क्लोजिंग टैग और फिर स्टार्टिंग टैग, क्लोजिंग टैग, और स्टार्टिंग टैग के अंदर क्या आपने सोर्स दे देना, जो भी URL होगा आपके जहां से आप जो वेबसाइट आप दिखाना चाहते हो, जो मैप दिखाना चाहते हो, उसको आप URL कॉपी करोगे और यहाँ पे आप उसका एड्रेस जो है वो पेस्ट कर दोगे, ठीक है। इसका हम प्रैक्टिकल करते हैं, ये क्या कहते हैं, VS कोड में आ गए, ओके। VS कोड में हमने अब क्या लिखना है, बॉडी टैग में आई फ्रेम लिखना है, ठीक है। आई फ्रेम उसका सोर्स, ठीक है, ये सोर्स हमने लिखा, उसका विथ एट्रीब्यूट, हाइट, अच्छा विथ एट्रीब्यूट और हाइट एट्रीब्यूट आप अभी रहने थे, ठीक है। अब जस्ट अभी हम सिंगल इस तरीके से करते हैं, और आई फ्रेम का क्लोजिंग टैग, ठीक है। ये मैंने सोर्स में किसका डाला है, मैंने विकिपीडिया का जो ओरिजिनल वेबसाइट थी वहां पे उनका जो लिंक है वो कॉपी करके मैंने यहाँ पर पेस्ट कर दिया, ठीक है। अब हम जाते हैं VS कोड में जाते हैं, ठीक है। VS कोड को अब हम ये रन करेंगे, रन किया तो हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास ये सिंपल विकिपीडिया का, ये देखिए पूरी वेबसाइट आपको यहाँ पर शो हो रही है। मैं स्क्रॉल डाउन करूंगी तो देखिए विकिपीडिया की पूरी वेबसाइट उठकर आपके यहाँ पर आपके HTML डॉक्यूमेंट में आ गई है, ठीक है। तो आप इस तरह इसको शो कर सकते हैं। आप इसकी विड्थ और हाइट बढ़ाना चाहते हैं तो हम वो भी बढ़ा लेते हैं। हम इसकी विड्थ एट्रीब्यूट को लिखेंगे और इसकी विड्थ हम सेट करते हैं, बिलफर्स हमारे पास विड्थ इसकी हम सेट करते हैं 1000 पिक्सल्स पे, ठीक है। और इसकी जो हाइट है वो हम सेट करते हैं, हाइट हमने सेट कर दी है, ठीक है। हाइट इसकी हम सेट कर देते हैं अबाउट 400 पिक्सल्स, ठीक है। ये हमने सेव किया, ये जो विड्थ है वो बढ़ गया। अब इस आप अपने हिसाब से आप इसको बढ़ाते और कम करते जाओगे, यानी कि अगर मैं यहाँ पे और बढ़ाना चाहती हूँ, मेरे पास उसकी विड्थ है, मैं और बढ़ा देती हूँ, मैं बढ़ा के इसको 15 पे कर देती हूँ, ठीक है। तो मेरे पास फिर क्या इसका रिजल्ट आएगा, ठीक है। इसको मैंने सेव किया, ओके। देन आप देखें तो ये फुल पे स्पैन करके, ठीक है। तो आप इसको इस तरीके से आप चेंज भी कर सकते हो, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप विड्थ और हाइट अपनी मर्जी से सेट करते हो, जितनी आपकी मर्जी है आप सेट करते रहोगे। अब हम आगे चलते हैं आई फ्रेम से आगे। नेक्स्ट आता है आई फ्रेम रिमूव द बॉर्डर। बाय डिफॉल्ट आई फ्रेम हैज अ ब्लॉक बॉर्डर एंड अराउंड इट, ठीक है। टू रिमूव द बॉर्डर एड अ स्टाइल एट्रीब्यूट यूज द एज, ठीक है। तो आप अपना स्टाइल एट्रीब्यूट कर सकते हो, कि हमने पीछे पढ़ा था कि बॉर्डर को हम अगर हटाना चाहे तो स्टाइल एट्रीब्यूट में बॉर्डर की प्रॉपर्टी को हम क्या कर देते होते हैं, नन, तो उसका वो बॉर्डर क्या होता है, रिमूव हो जाता होता है। नेक्स्ट हम आगे चलते हैं, तो आगे हमें क्या करवाया गया है, HTML फॉर्म्स क्या होते हैं, ठीक है। ये हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक हो गया। आप अक्सर किसी वेबसाइट पे जाते हो तो सबसे पहले आपका एक फॉर्म आता है जो आपसे यूजर डाटा ले रहा होता है, लाइक आपका नेम ले रहा होता है, आपका फोन नंबर एंटर करो, तो वो क्या होते हैं, HTML फॉर्म होते हैं जो कि यूजर इनपुट लेने के लिए आपके पास यूज हो रहा है, ठीक है। HTML फॉर्म आर यूज टू कलेक्ट द यूजर इनपुट, ठीक है। ये आपने याद रखना है। फिर उसके बाद फॉर्म का क्या हमारे पास स्टाइल होता है, ठीक है। आपने सिंपल फॉर्म का एक स्टार्टिंग टैग,
फॉर्म का क्लोजिंग टैग, और जितना भी फॉर्म के अंदर आप लिखना चाहोगे वो उस टैग के अंदर आएगा। अब फॉर्म के अंदर डिफरेंट तरह के हमारे पास एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है, एक फॉर्म जो कंटेन करता है अपने पास, ठीक है। पहला जो एलिमेंट आपके पास आता है जैसे इनपुट एलिमेंट हो गया, चेक बॉक्सेस, रिड्यू बटन, सबमिट बटन एंड मोर, ठीक है, और भी बहुत सारे होते हैं हमारे पास। जो आप बेसिक हम पढ़े हैं वो HTML इनपुट टैग, ठीक है, जो फॉर्म के अंदर यूज होता है, ठीक है। द इनपुट एलिमेंट इज यूज्ड इन द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ द एलिमेंट, ठीक है, कि अगर ये आपसे जो यूजर इनपुट लेना होता है तो वहां पे कौन सा आपका टैग यूजर होता है, इनपुट टैग यूजर होता है आपके पास, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं कि इनपुट टाइप, ठीक है। इस इनपुट टेक्स्ट जो एलिमेंट है इसके अंदर ही आपके पास डिफरेंट तरह की टाइप्स यूज होती है कि आप किस तरह का डाटा यूजर से लोगे, ठीक है। आप अपनी टाइप को टेक्स्ट रखना चाहते हो, आप अपनी टेक्स्ट को और क्या टाइप रखना चाहते हो, तो आप वो वहां पे अपनी टाइप को रिप्रेजेंट या फिक्स कर सकते हो, ठीक है। फिर उसके बाद आ जाता है रेडियो बटन्स, ठीक है। रेडियो बटन्स किस काम के होते हैं? रेडियो बटन्स जो आपने देखा होगा कि अक्सर एमसीक्यूज की तरह आ रहा होता है, जैसे एमसीक्यूज में नहीं होता है कि आपने डिफरेंट ऑप्शन में से एक ऑप्शन को सिलेक्ट करना होता है, रेडियो बटन भी उसी तरीके से होता है कि डिफरेंट, अक्सर आपने देखा होगा कि जेंडर लिखा होता है और नीचे दो बने हुए होते हैं, चेक्स बने हुए होते हैं, मेल या फीमेल, तो आप उस पे से मेल, अगर आप मेल हो तो मेल वाले पे आप टिक कर देते हो, अगर फीमेल होते हो तो फीमेल वाले पे टिक कर देते हो, तो वो रेडियो बटन्स की जरिए होता है, जिसमें आप टाइप को क्या रखते होते हो, रेडियो रखते होते हो। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है, इसमें भी बहुत सारी टाइप्स होती हैं हमारे पास जो हम सेट करते होते हैं। सबमिट बटन आ जाता है। सबमिट बटन के जब आपको फुल फॉर्म सबमिट फिल कर देते हो तो आखिर में एक सबमिट का बटन होता है जिसपे आप क्लिक करते हो तो आपका फॉर्म चला जाता है, वो तो होता है सबमिट बटन, ठीक है। उसके इनपुट टाइप जो आप यूज करते होते हो उसमें क्या यूज करते होते हो, सबमिट बटन की, आप सबमिट की टाइप जो है वो यूज करते होते हो। नेक्स्ट आता है एक्शन एट्रीब्यूट, ठीक है। फॉर्म में क्या, ये इसको हम बाद में पढ़ेंगे, पहले हम प्रैक्टिकल कर लेते हैं फॉर्म का, ठीक है। कुछ और चीजें हैं जो है वो भी पढ़ लेते हैं, तब हम फॉर्म का जो है वो प्रैक्टिकल करते हैं। फिर एक्शन एट्रीब्यूट क्या होता है, किसी में कोई भी एक्शन परफॉर्म करने के लिए क्या यूज कर रहे होते हैं हम, एक्शन क्या कहते हैं, एट्रीब्यूट को जो है किसी भी इनपुट टाइप के अंदर, फॉर्म के अंदर हम यूज कर रहे होते हैं, ठीक है। अब दो तरह के मेथड हमने पहले भी पढ़ चुके थे। बाय डिफॉल्ट क्या है हमारे पास, गेट मेथड होता है और एक पोस्ट मेथड होता है। तो गेट मेथड हम कहाँ पर यूज कर रहे होते हैं, गेट मेथड हम वहाँ पे यूज कर रहे होते हैं जहाँ पे हम लोगों को वो इंफॉर्मेशन सबमिट करनी होती है सर्च इंजन में जाके, वो विदाउट एनी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन होगी। लाइक हम गूगल पे अपना कुछ सर्च करते हैं, गूगल क्वेरी देते हैं, तो एक सेंसिटिव इंफॉर्मेशन नहीं होती, तो उसमें जो मेथड हम यूज कर रहे होते हैं वो गेट मेथड यूज करते हैं। देन पोस्ट मेथड वो होता है जहाँ पे आपका जो डाटा होता है एक तो फ्रिक्वेंटली चेंज हो रहा होता है, ठीक है, अपडेट आपको विद द टाइम आपको करना पड़ता है, ठीक है, और साथ साथ ही आपको क्या करना पड़ता है, वो सेंसिटिव होता है, ठीक है। तो तब आप जो मेथड यूज कर रहे होते हो वो होता है आपका पोस्ट मेथड यूज कर रहे होते हो। फिर इसके बाद आता है नेम एट्रीब्यूट। नेम एट्रीब्यूट किसके लिए यूज हो रहा था कि आपका सिंपल जो फॉर्म है एक्शन PHP, इसके लिए इनपुट टाइप टेक्स्ट नेम इज इक्वल टू लास्ट नेम, ठीक है, ये इसका सिंटैक्स है, ठीक है। इट टू बी सबमिट करेक्टली ईच इनपुट फील्ड मस्ट हैव अ नेम एट्रीब्यूट, ठीक है। हर जो फील्ड होती है उसका एक नेम एट्रीब्यूट भी होता है, अगर आप अपना जो डाटा है करेक्टली करना चाहते हो, ताकि आप स्पेसिफाई कर दो कि वहाँ पे आपका क्या लिखा हुआ है, तो आप चाहते हो यूजर से कि हम जो डाटा एंटर करें यूजर को कैसे पता चलेगा कि इस फील्ड में आपने क्या एंटर करना है, तो वहाँ पे उस फील्ड का आप नेम जो है वो लाजमी लिखते हो। लाइक ये वाली फील्ड है इनपुट टाइप, तो इसमें टेक्स्ट क्या है, हमने जो नेम किया है हमारे पास लास्ट नेम, यानी कि इस वाली फील्ड में हमने अपना जो है लास्ट नेम एंटर करना होगा, ठीक है। इस तरीके से आपने इसको भी सेट कर देना। अब फील्ड सेट इसको भी आप रहने दें, ठीक है। तो अब हम जाते हैं एक और चीज जो यहाँ पर नहीं लिखी हुई थी और इसको भी स्पेसिफाई कर लें कि एक होता है हमारे पास लेबल टैग, ठीक है। लेबल भी जो है आपके पास यूज हो रहा होता है, ठीक है। किसके लिए लेबल टैग यूज हो रहा होता है आपके पास, कि अगर कोई भी फील्ड होती है अगर आप उसको लेबल करना चाहते हो तो उसके लिए आप लेबल टैग को यूज कर रहे होते हो। इसका स्टार्टिंग भी होता है और इसका क्लोजिंग भी होता है, ठीक है। अब हमारे पास आ जाते हैं, हम VS कोड पे चलते हैं, ठीक है। VS कोड पे हमने अपना एक फॉर्म बनाया हुआ है, ठीक है। सबसे पहले हमने एक फॉर्म लिखा, ठीक है, ठीक है। इसमें हमने मेथड क्या यूज किया हुआ है, पोस्ट मेथड, क्योंकि हमारे पास पहले php.submit के नाम से हमने एक्शन उसमें लिखा और उसमें मेथड क्या लिख दिया, पोस्ट हमने मेथड लिखा है, ठीक है। क्योंकि हमारा जो डाटा था वो सेंसिटिव, हमने कहा कि अगर हमारा डाटा सेंसिटिव है तो हमने मेथड क्या रख दिया, पोस्ट रख दिया। अब उसमें लेबल मैंने अभी आपको बता चुकी हूँ कि लेबल क्या होता है, हमारे पास किसी फील्ड को लेबल करना हो तो पहले हम उसका लेबल भी यूज कर सकते हैं, ठीक है, कि इसकी क्या यूज होती है। फिर इसके बाद इनपुट, जो हमने बोला था यूजर जो फील्ड बनाते हैं हम वो कैसे यूज करते होते हैं, इनपुट से। टाइप उसकी अपने टेक्स्ट रखी। आईडी अभी आप बेशक हटा दो, ठीक है, आईडी आप यूज ना करो। नेम क्या है, नेम आर रिक्वायर्ड, ठीक है। इसके बाद आप रिक्वायर्ड भी हटा दो,
जस्ट आप नेम लिखो, ठीक है, ताकि आपकी जो है वो बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाए। फिर उसके बाद ईमेल की आपने एक बनाई, ठीक है, टाइप उसकी क्या है, ईमेल, क्योंकि ईमेल में आप क्या रखते हो, तो कि ईमेल डाटा लेते हो तो उसकी टाइप आपने क्या रख दी, ईमेल रख दी, ठीक है। उसका नेम ईमेल रिक्वायर्ड आपने रख दिया, ठीक है, रिक्वायर्ड बेशक आप ना लिखो, अभी आपको उसकी समझ भी नहीं आएगी। फिर पासवर्ड की टाइप क्या होती है, पासवर्ड, और सबमिट वाली जो इनपुट होती है उसकी टाइप क्या होती है, सबमिट होती है। इसको हम सेव करेंगे और हम तो रन करते हैं। फॉर्म बना हुआ जो है यार, अभी देखो ये सारा एक ही लाइन पे लिखा हुआ रहा है। मैं चाहती हूँ कि हर जो फील्ड है वो एक के बाद नीचे वाली लाइन में है, ठीक है। तो हम यहाँ पे हमने क्या पढ़ा था कि हम कौन सा टैग यूज करते होते हैं अगर हमें इस तरीके से करना हो, तो हम सब क्या टैग यूज करते होते हैं, BR, ब्रेक लाइन टैग यूज करते होते हैं, ठीक है। तो आप हर फील्ड के बाद अगर BR टैग डाल दोगे तो वहां पे आपके पास क्या आ जाएगी, एक ब्रेक लाइन आ जाएगी, ठीक है। और BR टैग का क्या होता है, कोई क्लोजिंग टैग नहीं होता, ठीक है, ये भी आपने पढ़ा था, ठीक है। तो अब हम इसको सेव करते हैं और अब हम रन करके देखते हैं तो ये हमारे पास कैसे रन होता है। तो ये देखिए डिफरेंट ही हमारे पास आके, लास्ट वाले में हमने नहीं किया था, लास्ट वाला नहीं आया, ठीक है। इसके बाद अगर हम यहाँ पे अगर BR टैग को यूज कर लें, ठीक हो गया, ये हमने यूज कर लिया और ये हमारे पास है, ठीक हो गया, ठीक है। हमने सेव इसको करना है और इसको फिर रन करना है। तो ये देखिए हमारे पास अब इस तरीके से नेम की फील्ड आ गई, ईमेल की, पासवर्ड की, और ये हमारे पास सबमिट बटन हो गया। अभी हम सबमिट हम कर रहे हैं तो कहीं भी नहीं जा रहा, ठीक है। और ये भी आप कह रहे हो कि कैसा फॉर्म है, बिल्कुल अच्छा नहीं दिख रहा। आपको ये बात याद रखनी है कि ये है HTML में हम सिर्फ डाटा इंसर्ट करते हैं, हम उसको खूबसूरत नहीं बना रहे, हम उसको विजिबल के प्रेजेंटेबल नहीं बना रहे। वो हमारा काम होता है CSS में होता है, स्टाइलिंग में काम होता है। अभी हमारा काम है सिर्फ हम डाटा इंसर्ट कर रहे हैं कि हमारा डॉक्यूमेंट में जो भी हमारा डाटा होगा वो हम HTML में डाल रहे होते हैं, ठीक है। हम इसके बाद आके नेक्स्ट चलते हैं। HTML कलर, HTML में हमारे पास 3 तरह के कलर्स होते हैं, ठीक है। एक होता है हेक्साडेसिमल, RGB कलर्स एंड कलर्स नेम होते हैं, ठीक है, बाय कलर नेम, ठीक है। अब हेक्साडेसिमल कलर्स क्या होते हैं, हेक्साडेसिमल कलर्स वो होते हैं, आपने मैथमेटिक्स में भी हेक्साडेसिमल वगैरह पढ़े होंगे, RGB, ठीक है। अब हमारे पास इसमें 6 डेसिमल प्लेसेस होती हैं, ठीक है, जो कि हमारे पास फर्स्ट जो डेसिमल पहले 2 जो बिट्स होती हैं वो रेड को रिप्रेजेंट करती हैं, जो सेकंड होती हैं वो ग्रीन को, और जो नेक्स्ट होती हैं वो हमारे पास किसको रिप्रेजेंट कर रही होती हैं, ब्लू को रिप्रेजेंट कर रही होती हैं। जैसे आपने ये देखा है 2 2 और 2, 6 बिट्स थी, इसमें 2 क्या है, ब्लू की, ग्रीन की और ये फिर रेड की। और पहले हैश का जो सिंबल होता है वो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये किसमें, हेक्साडेसिमल में हमारे पास आ रहा होता है, ठीक है। इसकी रेंजेस कहाँ से स्टार्ट होती है, 0 से स्टार्ट होती है और FF तक जाती है, यानी कि 0 यानी कि सबसे लाइट, ठीक है, यानी कि जो व्हाइट को कह रहे होते हैं, फिर उस FF यानी कि सबसे डार्क पे जा रही होती है, ठीक है। अब हमारे पास इस कलर को देखें तो ये हमारे पास ब्लू का कलर है, किस तरीके से, अब यहाँ पे हमारे पास R0 हो गया, ठीक है, यानी कि रेड की पहली बिट भी 0 होगी, रेड की दूसरी बिट भी 0 होगी, फिर ग्रीन भी हमारे पास क्या हो गया, 0 हो गया, ठीक है, और दूसरी ग्रीन की बिट भी 0 होगी। अब सिंपल ब्लू का हाईएस्ट कलर हमारे पास आ गया, यानी कि F आ गया, ठीक है। और क्या कहते हैं, सेकंड बिट में भी F हमारे पास हाईएस्ट आ गया, तो हमारे पास कौन सा कलर बन गया, हमारे पास ये ब्लू कलर बन गया। इसी तरह ये हमारे पास रेड कलर कैसे बन रहा है कि सिंपल रेड पे हमारे पास 2 हाईएस्ट आ गए, इसमें ग्रीन भी 0 हो गया और ब्लू भी 0 हो गया, तो हमारे पास कौन सा कलर बच गया, हमारे पास रेड कलर बच गया, ठीक है। तो इस तरीके से आप डिफरेंट कलर कॉम्बिनेशन बना सकते हो, ठीक है। आपको तो पता होगा बेसिक कलर 3 होते हैं, रेड, ग्रीन और ब्लू, और वर्ड में जितने भी हैं, और वही कलर कॉम्बिनेशन बना के डिफरेंट कलर्स बनाते होते हैं। फिर उसके बाद RGB आ गया। RGB में जो हमारे पास जो डाटा होता है रेड, ग्रीन और ब्लू, RGB स्टैंड फॉर रेड, ग्रीन एंड ब्लू, इस तरीके से R रेड, ग्रीन और ब्लू, ठीक है। कलर, इन कलर्स में जो हमारे पास रेंजेस होती हैं, ठीक है, ये RGB जो लिखने का फॉर्मेट है वो ये लिखा हुआ आपके पास, ठीक है, RGB रेड, ग्रीन, ब्लू, ठीक है। और इसकी जो रेंज होती है वो 0 से लेकर 255 तक होती है, ठीक है। अब ये वाला कलर ब्लू किस तरीके से, रेड ब्लू, इसको लिखने का फॉर्मेट पर है कि RGB आपने लिखना है, जिससे यहाँ पे ऊपर हैश था, यहाँ पे RGB है, फिर राउंड ब्रेसेस, और देन उसके अंदर रेड, ग्रीन और ब्लू की आपके पास बिट्स आ गई। रेड अभी 0 है, ग्रीन 0 है और ब्लू जो है 255 हमारे पास, यानी कि हाईएस्ट उसकी रेंज आ रही है, तो ये ब्लू हो गया। फिर उसके बाद इसी तरीके से ये रेड की भी होगी कि रेड हाईएस्ट आ रहा है, ग्रीन और ब्लू आपके पास 0, तो ये कौन सा कलर बन गया, आपके पास रेड कलर बन गया, ठीक है। कलर्स नेम, अब डायरेक्टली आप कलर्स नेम के साथ भी कर सकते हो। अगर आप रेड लिखना चाहो तो आप डायरेक्ट आप रेड कलर लिख दो, ठीक है, कलर इज इक्वल टू रेड, ठीक है, तो वो भी आप यूज
कर सकते हो, ठीक है, कि RGB और हेक्साडेसिमल की बजाय अगर आपको डायरेक्ट कलर नेम बताए तो वो कलर, और स्टैंडर्ड 140 स्पोर्ट कलर्स होते हैं जो हर लैंग्वेज जो है हर वर्ड सपोर्ट कर रहा होता है। नेक्स्ट आता है HTML कलर्स, ठीक है। HTML के जो रेड, ग्रीन और ब्लू से जो कॉम्बिनेशंस बनते हैं, जो 0 से लेकर 255 और टोटल मोर देन 16 मिलियन जो है वो आपके पास बनते होते हैं। ये बात आपने जो है वो याद रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट ये जिस तरीके से बताया 256 मल्टीप्लाई 256 मल्टीप्लाई 256 तो एटलीस्ट 116 मिलियन ये आपके पास बन रहे हैं। तो ये इस 1648 समथिंग इस तरीके जो भी रेंज बनी है अपने पढ़ के ये याद रखनी है, MCQs में आ सकती है। फिर HTML हेड टैग क्या होता है? हेड आप पढ़ चुके हुए, हेड टैग पीछे हम पढ़ चुके हैं। हेड के अंदर डिफरेंट टाइप के टैग्स यूज होते हैं, टाइटल टैग, स्टाइल टैग, मेटा टैग, लिंक टैग, स्क्रिप्ट टैग, बेस टैग, और ये टैग्स आपने पढ़ लेने हैं। ऊपर हम इन सब टैग्स के बारे में पढ़ चुके हैं कि कौन सा टैग क्या कर रहा होता है, काम कर रहा होता है। मैंने आपको बता चुकी हूँ, मेटा टैग होता है, डॉक्यूमेंट टैग होता है, वो सब। अब आ जाता है HTML एंटिटीज क्या होती हैं। अब एंटिटीज की इसके लिए हम यूज करते हैं कि HTML में भी हमेशा आपने रिजर्व वर्ड पढ़े होंगे कि हर लैंग्वेज में कुछ रिजर्व वर्ड होते हैं, यानी कि वो सिर्फ स्पेसिफिक काम के लिए यूज होते हैं और किसी के लिए यूज नहीं हो सकते। तो इसी तरह जो ये ग्रेटर देन और लेस देन है HTML में क्या है, ये रिजर्व्ड है, ठीक है। आप इसको स्पेसिफिकली अगर यूज करना चाहते हो तो आप नहीं कर सकते। अगर आप करना चाहते हो तो वहां पर आप क्या यूज करोगे, HTML एंटिटीज यूज करोगे उनको डिस्प्ले करने के लिए, ठीक है। लाइक एंड, ठीक है, एंड लिखोगे और जो एंटिटी होगी आप एंटिटी का क्या कर दोगे, नेम लिख दोगे, ठीक है। या एंड या हैश लिखोगे या इस तरीके से, ठीक है। अगर लेस देन ये आपको याद करना पड़ेगा, अगर लेस देन और इक्वल्स टू का लिखना चाहते हो तो आपको इस तरीके से ये लिखना पड़ेगा, ठीक है। फिर आ जाए नॉन ब्रेकिंग स्पेस, ठीक है। अ कॉमन कैरेक्टर एंटिटी यूज इन HTML इज अ नॉन ब्रेकिंग स्पेस, ठीक है, कि NSP, ठीक है, NBSP, ठीक है, ये भी आपने याद कर लेना। नेक्स्ट आ जाता है कंबाइनिंग डायरेक्शनल मार्क, ठीक है, कि द डायरेक्शनल मार्क इज अ GLYPH कर्व एड टू द लेटर सम आइडेंटिकल मार्क लाइक ग्रेव, ठीक है, ये जो मार्क होता है ग्रेव एंड अक्यूट ग्रेव, ठीक है, ठीक है, आर कॉल्ड एसेंस, ठीक है, इनको हम क्या कहते हैं, एसेंस कहते होते हैं, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट आगे चलते हैं HTML सिंबल एंटिटीज, ये इसको आप आगे चल दें। ये डिफरेंट सिंबल आपको टेबल के अंदर बताए गए हैं, आप एक दफा इसको पढ़ लीजिएगा अच्छे से, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं HTML इनकोडिंग कैरेक्टर सेट, ठीक है। व्हाट इज इनकोडिंग कैरेक्टर सेट? ये क्या होता है कि जो फर्स्ट इनकोडिंग कैरेक्टर सेट आपके पास इंट्रोड्यूस हुआ था वो ASCII हुआ था, जिसमें हमारे तकरीबन 127 कैरेक्टर्स होते थे, A से लेकर Z तक वो सारे सपोर्ट कर रहा था। और सम स्पेशल कैरेक्टर्स भी आपके पास जो है वो ASCII कैरेक्टर सेट जो है वो आपके पास यूज कर रहा होता था। फिर उसके बाद क्या आता है ANSI, ठीक है। ANSI विंडो 1 to 5 1252 वाज ओरिजिनल विंडो कैरेक्टर सेट था, जो कि 256 आपके पास डिफरेंट सपोर्ट कर रहा था, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट चलते हैं कि उसके बाद ANSI, ISO और UTF-8 और इन HTML5 में इंट्रोड्यूस हुई, ठीक है। ये डिफरेंट बताया जा रहा है कि इंट्रोड्यूस होते हैं। UTF-8 आपने पढ़ा कि HTML5 में ये यूज हो रहा होता है, ठीक है। नेक्स्ट हम आगे चलते हैं HTML कैरेक्टर सेट, ठीक है। फॉर HTML4 के लिए ये यूज हो रहा था और HTML5 के लिए UTF, आज मैंने देखा भी होगा कि पहले जो HTML अभी जो हम HTML के जो यूज कर रहे हैं वर्जन वो HTML5 है, ठीक है। हम HTML5 पढ़ रहे हैं, ठीक है। और इससे पहले जो था HTML4 था, जिसमें मेटा का जो टैग था वो इस तरीके से यूज होता था, ठीक है। कैरेक्टर सेट इस तरीके से यूज कर रहा था। अब UTF-8 जो है हमारे पास वो कैरेक्टर सेट जो है वो यूज कर रहे हैं हमारे पास HTML5। ये बारी बारी सबके बारे में बताया गया कि ASCII में क्या होता है 127 कैरेक्टर्स होते हैं और इसकी जो वैल्यूज होते हैं 32 से लेकर 126 लेटर सपोर्ट करता है। एंड देन ASCII डज नॉट यूज अ वैल्यू फ्रॉम 128 टू 255, ठीक है। ये सारे अपने जो पॉइंट्स है याद कर लेने, शॉर्ट में भी आते हैं और MCQs में भी आते हैं। फिर आ जाता है ANSI जो कैरेक्टर सेट था उसमें क्या 0 से लेकर 127 था, उसमें जो कैरेक्टर वैल्यूज थी वो 128 टू 59 थी। और जो UTF ANSI इज आइडेंटिकल टू UTF-8 फॉर द वैल्यूज फ्रॉम 160 टू 255, ठीक है। नेक्स्ट है ISO, ठीक है। ये भी आप सारा पढ़ लें, ये हम सब पढ़ चुके हैं ऊपर, ठीक है। और इसको याद भी करना है। लाइक UTF-8 जो भी हम यूज कर रहे हैं, ठीक है, HTML5 में, ठीक है, वो ASCII फॉर वैल्यूज फ्रॉम 0 to 127 यूज कर रहा है और वैल्यूज फ्रॉम 128 to 129 डज नॉट यूज कर रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद ANSI में वो अगर देखा जाए तो 160 से 255 तक यूज नहीं कर रहा। और UTF कंटेन फ्रॉम द वैल्यूज 256 विद मोर देन 10, ठीक है, 10.000 डिफरेंट कैरेक्टर सेट वो हमारे पास कंटिन्यूस क्या कहते हैं फॉर्म कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है HTML URL। आप पढ़ चुके हो कि किसी भी वेब पेज का जो एड्रेस होता है उसका क्या होता है URL होता है, ठीक है। एड्रेस वेब का
एड्रेस होता है, और ये भी आप पढ़ चुके हो कि स्कीमा क्या होता है, होस्ट क्या होती है, और डोमेन फाइल और क्या होती है। ठीक है, स्कीमा क्या होती है, डिफाइन द टाइप ऑफ द इंटरनेट सर्विस। ठीक है, क्या इंटरनेट की सर्विस कौन सी चल रही है, कौन सा टेक्स्ट प्रोटोकॉल यूज हो रहा है। ठीक है, होस्ट क्या होता है, होस्ट डोमेन होस्ट। ठीक है, डिफाइन द डोमेन होस्ट। ठीक है, बाय डिफॉल्ट द होस्ट फॉर द HTTP इज www। ठीक है, फिर उसके बाद डोमेन क्या होती है, डोमेन जो आपका वेब पेज का जो नेम होता है वो आपका की डोमेन होती है। फिर उसके बाद पोर्ट नंबर ऑफ एट द होस्ट। ठीक है, कितने नंबर आपके पास पोर्ट यूज कर रहा है। ठीक है, बाय डिफॉल्ट HTTP कितने यूज करता होता है, 80 जो पोर्ट है वो यूज कर रहा होता है, ये आपने याद रखना। ठीक है, MCQ में पूछा भी जा सकता है ये। उसके बाद पाथ आ जाता है कि बाय डिफाइन अ पाथ एट अ सर्वर। ठीक है, कि कौन सा पाथ जो है, रूट डायरेक्टरी जो है जहां से आपका जो डाटा है वो हमारे पास आ रहा है। फाइल नेम क्या होता है, सिंपल फाइल नेम जो आपके पास फाइल क्रिएटेड होती है उसका। फिर उसके बाद हम पढ़ चुके हैं पहले कि HTTP क्या होता है, हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, HTTP सिक्योर हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, और FTP फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल आपके पास होता है। नेक्स्ट हम आगे चलते हैं URL एन्कोडिंग। ये सिंपल आप पढ़ चुके हो कि URL एन्कोडिंग क्या होती है। HTML और XML में आपके आ जाता है डिफरेंस क्या है। XML क्या होती है, XML स्टैंड फॉर एक्सटेंडेबल हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। इट इज ऑलमोस्ट आइडेंटिकल टू द HTML। ओके, इट इज स्ट्रिक्टर देन HTML। XML जो है वो HTML से ज्यादा स्ट्रिक्ट होती है। इट इज द HTML डिफाइंड एज एन XML application, okay, and XML support by all the major browser। ठीक है, जितने भी बड़े बड़े ब्राउजर्स हैं लाइक गूगल, माइक्रोसॉफ्ट एज, ठीक है, क्रोम, ठीक है, जितने भी हमारे पास बड़े बड़े जो ब्राउजर्स आते हैं वो सब जो है XML को वो सपोर्ट कर रहे होते हैं, क्योंकि हर ब्राउजर हर लैंग्वेज को सपोर्ट नहीं करता, ये भी आपने बात याद रखनी है। अब वाई HTML को यूज करना चाहिए, मैनी पेजेस ऑन द इंटरनेट कंटेन बैड HTML। ठीक है, कि उनके पास जो HTML का जो यूजर एक्सपीरियंस होता है, जैसे पुराने वर्जन होते हैं वो ब्राउजर्स, बहुत पुराने जो ब्राउजर्स होते हैं तो वो डिफरेंट HTML के एलिमेंट्स को सपोर्ट नहीं करते हैं, बहुत से ऐसे HTML एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, तो इसके लिए जो है हमारे हम ज़्यादा प्रेफर करते हैं वो XML यानी एक्सटेंसिबल हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज को हम ज़्यादा है वो प्रेफर जो है हम लोग कर रहे होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफरेंस बिटवीन HTML। ठीक है, तो ये क्या है, XML डॉक टाइप इज मैंडेटरी। ठीक है, XML में जो आपकी जो डॉक टाइप होती है वो मैंडेटरी होती है, और द XML एट्रीब्यूट इन HTML इज मैंडेटरी, और जो XML के जो एट्रीब्यूट होते हैं वो HTML में जो होते हैं मैंडेटरी होते हैं। इसके अलावा HTML टैग, हेड टैग, टाइटल एंड बॉडी टैग जो होते हैं HTML में आपके पास जो होते हैं XML के, वो आपके पास मैंडेटरी होते हैं कि आपने वो यूज करने होते हैं। ठीक है, XHTML जो हमारे पास एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है, वो डिफरेंट तरह के होते हैं। XHTML एलिमेंट मस्ट बी प्रॉपर्ली नेस्टेड, कि नेस्टेड मैंने बताया था ना, एक के अंदर दूसरा, दूसरे के अंदर तीसरा, जो है एक हायरार्की बन रही होती है वो होती है नेस्टेड होना। ठीक है, HTML एलिमेंट्स का। तो यहाँ पे XHTML एलिमेंट्स मस्ट ऑलवेज बी क्लोज। ठीक है, आपने स्टार्ट किया तो उन सबको क्लोज करना है, जैसे आपने पहले पढ़ चुके, जो स्टार्टिंग टैग होगा तो उसका क्लोजिंग टैग भी होगा। इसके बाद एट्रीब्यूट नेम, और ये सब वही प्रॉपर्टीज हैं जो आगे HTML में हमारे पास होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है हाउ टू कन्वर्ट HTML टू ठीक है, XML। ठीक है, तो टू ऐड HTML डॉक टाइप टू फर्स्ट लाइन ऑफ योर एवरी पेज, के अगर आप अपने हर में ये डॉक टाइप पहले कर देते हैं, तो अगर HTML को XML बनाना चाहते हैं तो आप डॉक टाइप का जो है आप यूज करोगे, यानी कि जो अभी हम यूज करें वो XHTML ही है, क्योंकि हम अपने फर्स्ट में क्या यूज कर रहे होते हैं, डॉक टाइप को यूज कर रहे होते हैं। जिस तरह हम ये ऊपर देख लें तो पहले मैंने क्या यूज किया, डॉक HTML, राइट, तो ये क्या जाहिर कर रहा है। ठीक है, ये इसी को जाहिर कर रहा है। नेक्स्ट, ऐड एन XML एट्रीब्यूट टू द HTML एलिमेंट ऑफ एनी पेज। ठीक है, चेंज ऑल द एलिमेंट नेम टू द लोअर केस, के जितने भी एलिमेंट होंगे, यहाँ पे एक रिक्वायरमेंट है कि जितने भी एलिमेंट नेम है वो आपको लोअर केस में रखोगे। ठीक है, यहाँ पे हमने HTML में पढ़ा था कि हमारे पास मैंडेटरी नहीं है, वो केस सेंसिटिव नहीं है, अगर आप कैपिटल में लिखो या लोअर में लिखो दोनों सेम होंगे, लेकिन XML में आपने लोअर केस में लिखना है। क्लोज ऑल एम्प्टी एलिमेंट्स, के जितने भी एम्प्टी होंगे उनको क्लोज लाजमी करना है। चेंज ऑल एट्रीब्यूट नेम टू अ लोअर केस, के जितने भी एट्रीब्यूट नेम होंगे उनको भी आपने लोअर केस में चेंज करना है। और क्विट ऑल द एट्रीब्यूट वैल्यू। ठीक है, ये इसी तरीके से कोट करना कि जितने भी एट्रीब्यूट की वैल्यू होती है हम उनको कोट करते हैं ना, इस तरीके से हम उसके अंदर लिख रहे होते हैं, इन्वर्टेड कोमा के अंदर लिख रहे होते हैं, तो इसीलिए इसको इसी तरीके से आपने यूज करना है। तो यहाँ पे हमारे लेक्चर का एंड होता है। नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब के लिए अल्लाह हाफिज़।